Dear students, so we are with our last chapter, chapter 10, which is heat on the move. In this chapter, we are going to discuss some basic and important topics, which are heat, temperature, modes of heat transfer, and then we will discuss about the vacuum flask. What is heat? Heat is a basically form of energy. Heat is a form of energy which can be converted from one form to another. So, heat and temperature is a measure of hotness or coldness of a body. For example, if we take a substance and we measure its temperature, it is 50 degrees centigrade, and we take another substance whose temperature is 20 degrees centigrade. Both the substances, there is a temperature difference, because in one substance there are particles which have higher kinetic energy, in the other substance the particles have lower kinetic energy, but heat energy could be different. अब हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज क्योंकि हीट एनर्जी के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा मैस है तो उसके अंदर उसको हीट करने के लिए, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी. लेकिन अगर हमारे पास छोटा सब्सटेंस है, उसको हमने हीट करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना, तो जल्दी हीट अप हो जाएगा. मसलन एक हमारे पास वाटर का कप है और एक हमारे पास वाटर की बात है, यानी वाटर का टैंक है. उसको हमने हीट करना है, उसका टेम्परेचर हमने लेके आना है कितने पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और वाटर कप जो है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वो उसको हीट करने के लिए हमें थोड़ी हीट चाहिए, उसको हम हीट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर एटम्स ज़्यादा हैं, तो एटम्स, हर एटम को उतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट उसको देनी पड़ेगी. टेम्परेचर बेसिकली यूनिट है, एक मेजरमेंट है जिससे हम पता करते हैं कि इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है. इट इज़ अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स. ये हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं. इसके अलावा केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसके यूनिट्स हैं. मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की तरफ आएँ तो अब जब हीट जो उसकी, जैसे हमने साउंड वेव्स की बात की थी कि साउंड वेव्स जो उसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, जैसा हीट भी मूव करती है. हीट मूव्स फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. जहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से वो मूव करती है जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. इसके 3 मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, convection takes place in liquids, and radiation takes place through vacuum, liquids and gases. So conduction takes place in solids where the particles are close together, and convection takes place in gas and liquids, while radiation takes place in vacuum where no medium is present. Conduction इज़ अ प्रोसेस इन विच द मालिक्यूल्स वाइब्रेटिंग. यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो से मालिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो करीब करीब हैं. ये मालिक्यूल अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करता है, इस तरह ये मालिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है. तो ये कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है. इसके अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं करते, बल्कि अपनी वाइब्रेशन एनर्जी जो सी वो आगे पास ऑन करते जाते हैं. सेकेंड जो सा कन्वेक्शन है. कन्वेक्शन के अंदर क्या है, कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, और पार्टिकल्स, जब ये पार्टिकल हीटअप होगा तो ये इस तरफ चल जाएगा. मसलन ये बकेट है, बकेट के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं. एक नीचे से हम हीट कर रहे हैं बकेट को, नीचे जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा हीट अप हो रहे हैं, तो वो वाइब्रेट करते करते ऊपर आ जाएंगे, और जो है कोल्ड वाटर है वो नीचे मूव कर रहे हैं. इसी तरह जब ये दोबारा जो सा ये कूल हो जाएगा तो फिर ये नीचे मूव करेगा. तो इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स. इसी तरह इसकी एग्जांपल क्या, हीटर हम घर पे चलाते हैं तो एक कमरे कोने पे चलाते हैं, तो वो अपने ऊपर वाली एयर को गर्म करता है, वो एयर आगे मूव कर जाती है, इस तरह फिर वो एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और मूव करते रहते हैं. और इनको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स. कन्वेक्शन करंट्स, यहाँ पर कंडक्शन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. कंडक्टर से मुराद वो सब्सटेंसेस जो ईज़िली हीट को ट्रांसमिट कर सकते हैं. मसलन मेटल्स, कॉपर, एलुमिनियम, आयरन, ये क्या हैं, ईज़िली हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है. इस तरह के आपने देखा कि बर्तन अमूमन इस तरह की चीज़ों के बने होते हैं क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और इंसुलेटर्स वो हैं जो हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते. मसलन प्लास्टिक है, वुड है, दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. इसके बाद कन्वेक्शन करंट्स के अंदर एक और टॉपिक था, थर्मल्स. थर्मल्स बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स ही हैं, लेकिन एयर के कन्वेक्शन करंट्स को हम थर्मल्स कहते हैं, जो लार्ज स्केल पे, जैसे वेदर के अंदर जब एक जगह गर्म हो रही है और दूसरी जगह ठंडी है, तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से एयर अपवर्ड मूव करती है, और वहाँ से एयर दोबारा जो सी है, मसलन ये इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और ये इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम है. तो क्या होगा
कि यहाँ से एयर राइज़ करेगी, राइज़ करने के बाद ये इस तरफ मूव करेगी और यहाँ से जो सी कोल्ड एयर है वो इसकी जगह ले लेगी। तो ये प्रोसेस जो सा है इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स, या वेदर के स्केल के ऊपर यानी क्लाइमेट के स्केल के ऊपर इसको थर्मल्स कहते हैं। इन थर्मल्स जो सी एयर की ये मूवमेंट है सर्कुलेशन, आपने देखा होगा कि कभी यहाँ गर्मी ज़्यादा हो तो वो क्या होता है कि एयर राइज़ कर जाती है और यहाँ पर आंधी चलना शुरू होती है। वो आंधी क्या होती है, कोल्ड एयर जो सी वो मूव करके आ रही होती है। तो यही प्रोसेस जो सा यहाँ पर होता है, इसके अंदर थर्मल्स इनको कहते हैं। और थर्मल्स यूज़ करते हैं जो से बर्ड्स हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जो माइग्रेट करते हैं, दूर दूर इलाके तक जाते हैं, वो अपने विंग्स बार बार फ्लैप करके नहीं जाते बल्कि वो उनके ऊपर ग्लाइड करके जाते हैं। तो ग्लाइडर्स भी जो से हैं वो ये यूज़ करते हैं, जिसके अंदर थर्मल्स यानी हीट की वेव्स के ऊपर यानी एयर वेव्स के ऊपर वो मूव करते हैं। इसके बाद सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ की बात कर लेते हैं। सी ब्रीज़ से मुराद मसलन हमें पता है कोई चीज़ जो सी वो जल्दी गर्म हो जाती है, कोई चीज़ जो सी जल्दी गर्म नहीं होती। इस तरह ही वाटर जो सा है वो हमारे पास इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, लेकिन लैंड जो सी है, ज़मीन जो सी है वो कंडक्टर है इतनी अच्छी। तो क्या होता है कि ज़मीन जो सी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और समंदर का पानी जो सा जल्दी ठंडा भी नहीं होता, जल्दी गर्म भी नहीं होता। तो अब क्या होता है कि दिन के टाइम जब रोशनी पड़ रही होती है ज़मीन के ऊपर, तो हीट जो सी है उसकी वजह से ज़मीन जल्दी गर्म हो गई है और कोस्टल एरियाज़ के ऊपर जो सा समंदर है वो अभी गर्म नहीं हुआ। तो अब क्या होगा कि समंदर से ठंडी हवाएं जो सी हैं वो ज़मीन की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ के ऊपर। और ऑपोजिट भी यही होगा रात के टाइम, क्योंकि समंदर का पानी अभी गर्म है और ज़मीन जो सी वो ठंडी हो गई है, तो यहाँ से ज़मीन से हवाएं जो सी उधर को चलना शुरू। इसको सी ब्रीज़ कहते हैं, सुबह के टाइम लैंड ब्रीज़ होती है। इसके बाद रेडिएशन को हम डिस्कस करते हैं। रेडिएशन से मुराद मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच डज़ नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। यहाँ आसमान से जो से आसमान में सूरज है, सूरज से हमारे पास हीट एनर्जी पहुँच रही है इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। वो किस तरह पहुँच रही है, थ्रू रेडिएशंस, और 8 मिनट के अंदर ये हमारे पास ज़मीन में पहुँच जाती हैं। ये वैक्यूम में मूव करती हैं। इसका एक जो सा एप्लीकेशन है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से मुराद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सी एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द लेयर बना लेती है। ये ग्रीन हाउसेज जो से प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ भी शीशे की लेयर बना ली जाती है। तो लाइट रेज अंदर आ जाती हैं क्योंकि वो हाई एनर्जी की होती हैं। उसके बाद वो रिफ़्लेक्ट होकर, ज़मीन से रिफ़्लेक्ट होकर दोबारा वापस जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर वो ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी अब कम हो गई है। और इसकी वजह से वो मतलब ये ग्रीन हाउस है, जैसी लाइट एनर्जी आएगी वो हाई एनर्जी की होगी, वो इसके अंदर आ गई, यहाँ पर रिफ़्लेक्ट हुई, रिफ़्लेक्ट होकर वापस जाते हुए उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो अब वो इसके अंदर ही रहेगी, रिफ़्लेक्ट होती रहेगी, और यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। लास्ट हमारा पॉइंट है वैक्यूम फ्लास्क। ये सबसे पहले जेम्स डिवार ने इसको इन्वेंट किया था। ये बेसिकली क्या है कि चीज़ों को उसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यानी इतनी जल्दी वो हीट लॉस ना हो। अगर वो कोल्ड है तो वो कोल्ड रहे, अगर वो हॉट है तो वो हॉट रहे। इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम ख़त्म करते हैं। कंडक्शन भी ना हो, कन्वेक्शन भी ना हो, और रेडिएशन भी ना हो। कंडक्शन के लिए हम ये करते हैं कि हम उसको प्लास्टिक से बनाते हैं, ठीक है, यानी इंसुलेटर से बनाते हैं, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। उसके बाद कन्वेक्शन रोकने के लिए हम उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट किस तरह किया जाता है, एक इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, जो थर्मो फ्लास्क है उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। एक इनर ग्लास की बॉटल होती है और इसकी आउटर जो सा है वो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल या ये हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम की वजह से, क्योंकि एयर मालिक्यूल्स मौजूद नहीं है, गैस लिक्विड मौजूद नहीं है, तो कन्वेक्शन नहीं होगी। कंडक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ये सॉलिड जो सा प्लास्टिक का बना इंसुलेटर है। उसके बाद रेडिएशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इस जो सी ये मिरर है इसको सिल्वर कर दिया जाता है, सिल्वरिंग ऑफ द मिरर की जाती है। इसकी वजह से रेडिएशन, हमें पता है कि लाइट किसी चीज़ से टकरा के मिरर से वापस आई, इस तरह इसको मिरर बना दिया जाएगा, तो अगर इसके अंदर जो सी हीट है वो इसके अंदर ट्रैप रहेगी, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस जो सा है थर्मोफ्लास्क में यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। और इसके बाद थर्मोग्राफ्स की बात करें, थर्मोग्राफ्स जो से हैं वो बेसिकली IR कैमरास होते हैं, यानी वो ऐसे कैमरास होते हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि
जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो डिफरेंट एनर्जी की लाइट एमिट करता है, और जिस चीज़ का टेम्परेचर कम हो डिफरेंट एनर्जी की। मसलन अगर किसी का टेम्परेचर 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो रेड और ऑरेंज कलर की लाइट एमिट करता है, और किसी का टेम्परेचर कम है वो ब्लू और पर्पल इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। तो IR इंफ्रारेड कैमरा जो सा है वो यूज़ करते हैं, जो हमारे पास किसी बॉडी के डिफरेंट टेम्परेचर्स को बता देता है। तो ये थर्मोग्राफ्स का ही काम है। इसके बाद सेविंग हीट आ जाता है हमारे हाउस के अंदर, जो से हमें अगर हम ऐसे हाउस बनाएं जहाँ पर हम कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन को रोक सकें तो हमारे पास हीट को कंजर्व किया जा सकता है। मसलन इतनी जल्दी आपका घर गर्मियों के अंदर ठंडा नहीं गर्म नहीं होगा, और सर्दियों के अंदर जल्दी वो गर्म नहीं यानी वो ठंडा नहीं होगा। सर्दियों के अंदर वो ठंडा जल्दी नहीं होगा और गर्मियों के अंदर वो गर्म जल्दी नहीं होगा। अगर हम जो सी रूफ़ है उसके अंदर हम थर्मोप्लास्ट की शीट यूज़ करें, उसके बाद जो सी विंडोज़ हैं उनको आगे से शेड उनको प्रूफ करें और फिर दरख्त वगैरह साथ लगाएं, तो ये हमारे पास प्रोसेस जिससे हम हीट को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये आज हमारा लेसन था जिसके अंदर हमने हीट एनर्जी और इसके मुख्तलिफ जो से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र उनको डिस्कस किया है।